गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आज के क्लास में राष्ट्रीय आय की धारणा, पिछले वीडियो में आप लोग को हम राष्ट्रीय आय की धारणा का प्रकार पढ़ा रहे थे। राष्ट्रीय आय की धारणा का प्रकार कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से। कौन कौन? जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूछता है एग्जाम में कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब क्या होता है? कुल। सकल का मतलब क्या होता है? कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद। दूसरा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, कहने का मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है तीसरा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसमें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जीडीपी और जीएनपी के बारे में हम आप लोग को लिखा दिए थे। नोट में करके कुछ लिखा रहे थे, ठीक है? तो नोट में करके लिखिएगा। नोट में करके लिखाए होंगे कि कुल राष्ट्रीय, लिखाए थे नोट में कि कुल राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए, कुल राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए देश विदेशियों के द्वारा, किसके द्वारा? देश विदेशियों के द्वारा विदेश में कमाए गए या अर्जित धन राशि को काची किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अर्जित धनराशि को जोड़ दिया जाता है, जबकि विदेशियों के द्वारा कमाए गए धनराशि को काची कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। यही छोटा सा नोट में करके लिखाए थे, ठीक है? फिर से इसको मिला लीजिएगा। लिखाए थे कि कुल राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए, कुल राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए देश विदेशियों के द्वारा, किसके द्वारा? देश विदेशियों के द्वारा कमाए गए अर्जित धन राशि को काची किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जबकि विदेशियों के द्वारा कमाए गए धनराशि को काची किया जाता है? घटा लिया जाता है, ठीक है? अब आइए तीसरा एनएनपी, ये लिखिएगा, हम फिर से समझाएंगे एक करके, ठीक है? एनएनपी करके लिखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहा जाता है? तीसरा लिखिएगा एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? लिखिए, किसी भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में लिखिएगा, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन में किए गए खर्च को घटा देने से जो शेषफल प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से किए गए खर्च को घटा देने से जो शेषफल प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। घटा देने से जो शेषफल प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। लिख लिए? हो गया? फिर से मिलाइएगा। किसी भी देश के कुल उत्पाद में से, किसी भी देश के कुल उत्पाद में से उत्पादन में किए गए खर्च को घटा देने से जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हो गया? चलिए अब देखिए, एक एक करके तीनों समझ लीजिए, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। आइए, बोला गया है, इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब क्या? कुल। और घरेलू मतलब घर के अंदर। घरेलू मतलब क्या? घर के अंदर। उत्पाद मतलब जो भी उत्पादन हो, ठीक है? तो अपने यहाँ घर के अंदर ना बोल के बोलना है देश के अंदर। किसके अंदर? देश के अंदर। देखिएगा, जीडीपी, हम लोग को जीडीपी समझिएगा, जीडीपी अपने देश के अंदर, शॉर्ट में अगर समझा जाए तो अपने देश के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं उसका आय को जोड़ दिया जाएगा, वही क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। अब कहिएगा कि बताइए भैया, देश के अंदर खाली हम ही लोग थोड़ी कमा रहे हैं, देश के अंदर खाली देशवासियों खाली कमा रहा नहीं, विदेश के भी लोग तो आके कमा रहे हैं। तो देखिएगा, जीडीपी में ध्यान दीजिएगा, जीडीपी में मान लिया जाए कि अपने देश के अंदर नागरिक जो होते हैं, अपने देश के नागरिक, मान लिया जाए 200 रुपया। कितना रुपया? अपने देश के अंदर जो लोग हैं, अपने सिर्फ
अपने देश के अपने देशवासी 200 रुपया कमा रहे हैं, और बाहर से जो विदेश लोग जो हैं वो मान ली जाए कि 100 रुपया कमा रहे हैं अपने देश के अंदर। ये भारत देश है, ठीक है। भारत देश के अंदर जीडीपी समझिए क्या है। भारत देश के अंदर अपने मान लिया जाए कि सिर्फ भारत देश का जो नागरिक है वो 200 रुपया कमा रहा है, और जो विदेश से आकर कमा रहा है, जैसे अमेरिका हो गया या कई देश से हो गया, विदेश से आके कमा रहा है, वो मान लिया जाए 100 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया? 100 रुपया। तो ये दोनों का जो इनकम का किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। यही क्या कहलाएगा? जीडीपी। क्या कहलाएगा? जीडीपी। मतलब अपने देश के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सबका आय जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अब कहिएगा कि अपने देश के अंदर भी तो बाहर, अपने देश के नागरिक भी तो बाहर लोग कमा रहे हैं, उनका भी तो राष्ट्रीय आय जुटना चाहिए। तो नहीं, इसमें सिर्फ है, अगर बताइए जो देश है ये अपना देश है, और देश के जो नागरिक है वो बाहर जाकर कमाए, जैसे अमेरिका, यूएसए बोल दिया जाए, अमेरिका, और क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल, अमेरिका, जापान ले लीजिए, पाकिस्तान कानून ले लीजिए ना जी, मतलब कि काम करने जा रहा है, ठीक है। तो उसका राष्ट्रीय आय जुटेगा जीडीपी में कि नहीं जुटेगा? तो कहिएगा नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि विदेश जाकर कमा रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्या? घरेलू उत्पाद, मतलब अपने देश के अंदर जितने भी है, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको सबका इनकम क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? जीडीपी, ठीक है। इसमें आ जाएगा दूसरा आएगा जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें पूरे देश में, इसमें जो है पूरे देश के राष्ट्रीय उत्पाद जुटेगा। जैसे में अपना देश हो गया जो, और जो देश के बाहर जो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे में मान लिया जाए कि अपने देश के अंदर देखिए 200 रुपये लिए, ठीक है, भारत, अपना देश के अंदर के लोग कितने कमा रहे हैं? 200 रुपया। अपने देश के जो देश के नागरिक जो है बाहर विदेश जाकर मान लिया जाए कितना कमा रहे हैं? मान लिया जाए 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया कमा रहे हैं। अब जिससे में देखिएगा विदेश में जाते हैं लोग तो पैसा भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं ना। तो मान लिया जाए कि कितना भेज दे अपने भारत देश के अंदर, कितना? 50 रुपया। तो मान लिया जाए 50 रुपये आया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? जीएनपी। क्या कहलाएगा? जीएनपी। आप कहिएगा विदेश लोग जो कमा रहे हैं अपने भारत के अंदर, क्या इसमें शामिल होगा उनका राष्ट्रीय आय? तो नहीं, उनका माइनस होगा। इसमें क्या होगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ से जो जाते हैं लोग पैसा लेकर ना जाएंगे कि खाली हाथ चल जाएंगे, पैसा लेकर जाएंगे, तो उनका जो राष्ट्रीय आय जो है यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। यही आप लोग को नोट में करके लिखाए हैं, नोट में करके लिखाए हैं ना, देखिएगा नोट में करके लिखाए होंगे कि कुल राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए देशवासियों के द्वारा विदेश में कमाए गए अर्जित धनराशि को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। मतलब जितने भी विदेशी लोग जो हैं भारत में आकर काम कर रहे हैं उनका उनका आय क्या होगा? जुटेगा, उनका आय जुटेगा। और अपने देश के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनका भी आय जुटेगा, और टोटल जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? जीडीपी। क्या कहलाएगा? जीडीपी। और जीएनपी में क्या है कि अपने देश के अंदर जो लोग कमा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन देश के जो बाहर लोग कमा रहे हैं उनका भी राष्ट्रीय आय क्या होगा? जुटेगा। लेकिन विदेश वाले को इसमें क्या होगा? घटेगा। वो क्या कहलाएगा? जीएनपी। क्या कहलाएगा? जीएनपी। और तीसरा क्या है? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या कर देना है कि भारत देश के अंदर जितने भी इनकम है, राष्ट्रीय उत्पाद हुए हैं, और उन पर किया गया खर्च को क्या कर देना है? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। उसी को क्या बोलेंगे? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में यही नहीं लिखा है कि किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन में किए गए खर्च को क्या कर देना है? घटा देना है। उसी को क्या बोलेंगे? एनएनपी। अब ये समय देखिएगा अपने देश के अंदर जितने भी उत्पाद हो रहे हैं, कोई वस्तु उत्पादित बनाया जा रहा है तो उससे खर्च भी तो होगा, खर्च होगा कि नहीं होगा? तो अपने देश के अंदर कोई भी वस्तु जो उत्पादन हो रहा है और उत्पादन पे किए गए खर्च को कैसे कर देना है? घटा देना है। वही क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मान लिया जाए कि एक सेकंड, मान लिया जाए कि अपने देश के अंदर एक साबुन का फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है बताइए? मान लिया जाए साबुन, कोई भी साबुन ले लीजिए, साबुन का फैक्ट्री है, ठीक है। साबुन के फैक्ट्री से मान लिया जाए कि 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000 रुपया आ रहा है। तो बताइए खाली 10,000 आ रहा है साबुन के फैक्ट्री से, तो बताइए जो साबुन जो बन रहा है उस पर खर्च भी तो हो रहा है, उसको पैकिंग करने में, लेबर मजदूर को देने में, ये सब में खर्च हो रहा है कि नहीं? तो वही जो है उसको घटा दिया जाए। मान लिया जाए कि ये सब जो साबुन बनाते समय मान लिया जाए कि 2,000 रुपया खर्च हो गया। कितना 1,000 रुपया? 2,000 रुपया। तो कितना बचा? 8,000। जो ये 8,000 बचा वही क्या कहलाएगा? एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वो जो बचा है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। कोई दिक्कत? जीडीपी में क्या करना है बताइए?
जीडीपी में कि इसमें जो है अपने देश के अंदर जितने भी नागरिक जो काम कर रहे हैं उनका आय जुटेगा, और विदेश के लोग जो भारत के अंदर आके काम कर रहे हैं उनका भी जुटेगा। ये दोनों को जब जोड़िएगा तो वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। और एनएनपी में क्या करना है? एनएनपी में कि अपने देश के नागरिक, मतलब अपने देश के नागरिक जो कमा रहे हैं वो जुटेगा, और अपने देश के नागरिक जो बाहर में जाकर विदेशों में कमा रहे हैं उनका भी आय जुटेगा। वो टोटल को जोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? जीएनपी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो अपने भारत देश के अंदर विदेश के लोग जो काम कर रहे हैं उनका आय जो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, किसमें? जीएनपी में। ठीक है, और जीएनपी में ना, जीएनपी में घटेगा। और एनएनपी में देखिएगा, एनएनपी में बताए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में बताए कि भारत देश के अंदर जितने भी उत्पादित हुए वस्तु और उत्पादन पे किए गए खर्च को क्या कर देना है? घटा देना है। तो वो जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये आपका तीनों खत्म हुआ यहाँ पे, जीडीपी, जीएनपी और क्या? एनएनपी। बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय की गणना। जीडीपी समझ में आया? जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, राष्ट्रीय आय की गणना। इसके बाद लिखाएंगे प्रति व्यक्ति आय। लिखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना। हेडिंग डाल दी। हाँ, इसके पहले है, लिखिए तब लिखिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? क्या? लिखिए, इसके रुक जाइए थोड़ा सा, इसके पहले है प्रति व्यक्ति आय। लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? ऐसे हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ना, लेकिन यहाँ पे आया है बुक में तो फिर से लिख लीजिए। लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? लिखिएगा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल बचता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बताइए प्रति व्यक्ति आय फॉर्मूला क्या लिखाए थे? प्रति व्यक्ति आय बराबर, बताइए, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अगर इतना से हम भाग दे देते हैं, अपना देश का राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, और राष्ट्रीय आय निकालने के बाद देश की कुल संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय आय की गणना। मिटाए ना, हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय की गणना। लिखिएगा बोले पॉइंट बना के लिखिए। भारत में पॉइंट बना के लिखिए, भारत में सबसे पहले कौन किए थे राष्ट्रीय आय की गणना? देखिएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना या सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी
भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फर्स्ट चैप्टर में भी लिखा है ना कि राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया जाता है, सॉरी किनके द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1868 ईस्वी में। इसमें कितना रुपया का प्रति व्यक्ति आय निकाले थे बताइए? 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। लिखेगा काचे खोल लो। लिखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक, लिखेगा इन्होंने अपनी पुस्तक, लिखेगा इन्होंने अपनी पुस्तक, इनका पुस्तक का नाम क्या था जी? लिखेगा इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी और क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिखिएगा इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 20 रुपया का अनुमान लगाए थे। 20 रुपया का अनुमान बोल सकते हैं, या 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाले थे एक वर्ष में। लिख लिए? हो गया? पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कौन किए थे, या सबसे पहले कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1868 ईस्वी में। इनका एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही पुस्तक में जिक्र किए थे या बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में कितना है? 20 रुपया। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिएगा पॉइंट बना के लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लिखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब अपना देश आज़ाद हो गया उसके बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में, अगस्त 1949, अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, लिखिएगा अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, लिखिएगा अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा या की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इनके अध्यक्षता में ही CSO का गठन किया गया था। किसका किया गया था? CSO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय, इसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके अध्यक्षता में हुआ था ये?
पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, लिख लिए? यहाँ तक हो गया? बोलिए। चलिए अब इसके बाद लिखिएगा लिखो राष्ट्रीय आय की गणना, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार से की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार से की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार से की जाती है? तो आंसर लिखिएगा, कितने प्रकार से की जाती है? 3 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार से की जाती है। पहला लिखिएगा, 3 प्रकार से की जाती है। लिखिएगा पहला, मुख्य रूप से 3 चलेगा। ठीक है, लिखिए पहला उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि। दूसरा लिखिए आय गणना विधि, आय गणना विधि। और तीसरा लिखिएगा व्यय गणना विधि। तीसरा व्यय गणना विधि। पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार से की जाती है या कितने विधि से की जाती है, तो मुख्य रूप से बोलना है कितना? 3। उत्पादन गणना विधि से, और आय गणना विधि से, और तीसरा क्या है? व्यय गणना विधि से। एक एक करके लिखिए। उत्पादन गणना विधि लिख के दे दीजिए। बोले, लिखिएगा जब उत्पादन के आधार पर लिखिएगा जब उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। किसके आधार पर करना पड़ेगा बताइए? उत्पादन के आधार पर। जितना भी प्रोडक्ट हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ, वस्तु जितना भी सामग्री बना, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। वही जब जोड़िएगा तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है। दूसरा लिखिए आय गणना विधि। पहला लिख लिए उत्पादन गणना विधि। बताइए उत्पादन गणना विधि क्या है? बताइए। जब उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है? गणना की जाती है, तो उसे कौन सा बोलेंगे गणना विधि? उत्पादन गणना विधि कहेंगे। ठीक है। तीसरा लिखिए आय गणना विधि। आय के द्वारा भी हम माप सकते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है। लिखिएगा जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे आय गणना विधि कहते हैं। लिखिएगा जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसके आधार पर? आय के आधार पर। जब आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे कौन सा कहेंगे? आय गणना विधि कहेंगे। उसी तरह से हम लिख लीजिए उत्पादन हो गया, आय हो गया। तीसरा लिखिए व्यय गणना विधि। व्यय मतलब खर्च, खर्च के आधार पर या व्यय के आधार पर लिख लीजिए। लिखिएगा जब व्यय के आधार पर, व्यय या खर्च कर लीजिएगा कोष्ठ में। जब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। लिख लिए? हो गया? चलिए अब इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। देखिए राष्ट्रीय आय जो है 3 विधि से हम इसको गणना कर सकते हैं। पहला क्या है? उत्पादन गणना विधि। अगर कोई भी वस्तु जितना भी अपने देश के अंदर उत्पादित हुआ, और उत्पादन में जितना भी खर्च हुआ या जो भी लगा, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सब खर्च को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वही क्या कहलाएगा? उत्पादन गणना
विधि। अभी कोई वस्तु प्रोडक्ट बनाने में कोई खर्च होता है कि नहीं होता है, तो सबको कच्ची कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा उत्पादन गणना विधि। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि उत्पादन के द्वारा किए जाने वाली गणना को ही कौन सा कहेंगे, उत्पादन गणना विधि। ठीक है। आय गणना विधि मतलब आय के द्वारा सबका क्या चीज निकाल दिया जाए, इनकम के द्वारा। ठीक है। सबका आय का गणना किया जाए, सबका आय मालूम किया जाए, और आय मालूम करने के बाद सबको कैसे किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, आय गणना विधि। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आय के द्वारा किया जाने वाली विधि को ही आय गणना विधि कहते हैं। तीसरा है व्यय गणना विधि। व्यय मतलब खर्च। अब जैसे भी कोई वस्तु उत्पादन किए, उत्पादन करने में जो भी खर्च होगा उससे भी हम पता लगा सकते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो व्यय के द्वारा किए जाने वाले गणना को कौन सा विधि कहेंगे, व्यय गणना विधि। तो यहाँ पे 3 विधि आप लोग को खत्म हुआ। अब आइए इसके बाद हेडिंग डालिएगा, ये था राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है। अब हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाई। क्वेश्चन बना के लिखिएगा, राष्ट्रीय आय को गणना करने में केंद्रीय संख्यांकी को निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन बना के लिखिए, राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाई को लिखिए। राष्ट्रीय आय में लिखिएगा, राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाई को लिखिए। राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाई को लिखिए। कठिनाई सही था, कठिनाई लिखिएगा। राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाई को लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखिए। राष्ट्रीय आय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, राष्ट्रीय आय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, इसी को इंग्लिश में CSO बोला जाता है। लिखिएगा, राष्ट्रीय आय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को कॉस्ट में कर लेगा CSO, शॉर्ट में बुलाता है। CSO को निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हो गया। पहला लिखिएगा, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा लिखिएगा, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्यों को मापने में कठिनाई। मूल्यों को मापने में कठिनाई। मूल्यों को मापने में कठिनाई। यही 3 है। पूछेगा कि राष्ट्रीय आय में होने वाले कठिनाई को लिखे, तो क्या लिखेगा? राष्ट्रीय आय में होने वाले निम्नलिखित कठिनाई है, या लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में होने वाले केंद्रीय सांख्यिकी CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निम्नलिखित कठिनाई सामना करना पड़ता है। ठीक है। जैसे पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्यों को मापने में कठिनाई। पहला लिख के डैश दीजिए, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई।
लिखिएगा पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों के करिएगा, कोने, पूरे देश के लोगों के, पूरे देश के लोगों के आय को, पूरे देश के लोगों के आय को आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, आंकड़ों को एकत्र करने में, लिखिएगा पूरे देश के लोगों के, पूरे देश के लोगों के आय को, आय को आंकड़ों को एकत्र करने में, आंकड़ों को एकत्र करने में उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लिख लिए, उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे जिससे सही आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है, जिससे सही आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है और देश के विकास का सही स्थिति पता नहीं चलता है, और देश के विकास का सही स्थिति पता नहीं चलता है। हो गया। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, देखिए लिखा है कि पूरे देश के लोगों के आय को, पूरे देश के लोगों के आय को आंकड़ों को एकत्र करने में, आंकड़ों को एकत्र करने में उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिससे सही आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है और देश का विकास का सही स्थिति पता नहीं चलता है, ठीक है। कहने का मतलब आंकड़ा जितना भी है अनुमान लगा दिया जाता है इसे, लेकिन सही स्थिति पता नहीं चलता है, ठीक है, कि हर इंसान या हर व्यक्ति जो है इतना कमा रहा है। जो प्रति व्यक्ति निकालते क्या वो परफेक्ट रहता है? नहीं, अनुमान लगाया जाता है। देश की राष्ट्रीय आय से देश में कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। वो क्या सबका प्रति व्यक्ति आय होता है? कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, तो बताइए सभी का एक आंकड़ा है? नहीं, सबका अलग अलग आंकड़ा है, जिससे सही आंकड़ा मालूम नहीं चल पाता, ठीक है। दूसरा लिखिएगा दोहरी गणना की संभावना। अब बताओ सही आंकड़ा जब मालूम नहीं होगा तो देश का विकास का सही स्थिति पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दूसरा लिखिएगा दोहरी गणना की संभावना। दोहरी मतलब दो बार, और गणना मतलब दो बार गणना कर दिया गया है, दो बार गिन लिया गया है, ठीक है। लिखिएगा दोहरी गणना की संभावना में लिखिएगा मानव संसाधन की, मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है, लिखिएगा मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि, मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय को, मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है। अंकित मतलब दो स्थानों पर उनको गिन लिया जाता है। मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय को दो स्थानों पर क्या किया जाता है, अंकित कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय प्राप्त हो जाता है, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय दिखाई देने लगता है। ऐसे लिखिए, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय दिखाई देने लगता है, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय दिखाई देने लगता है। हो गया। देखिए फिर से मिला लीजिएगा एक बार। मानव संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, मतलब दो स्थानों पर उनको गिन लिया जाता है, ठीक है, गिन लिया जाता है या अंकित कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय दिखाई देने लगता है या अधिक आय प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए
देखिए, मान लिया जाए कि एक घर में फैमिली है, एक घर में फैमिली मान लिया जाए 3 फैमिली है। कितने फैमिली? 3, 1 2 3, ठीक है, 3 फैमिली है। तो अब जिस समय गांव में आया गन्ना करने के लिए, तो जब गांव में आया घर में, तो गन्ना कह रहे थे तीनों का आय का गन्ना होगा ना, ठीक है। अब तीनों आय का गन्ना यहाँ पे हुआ, मान लिया जाए, छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए 50, ये मान लीजिए 50 भी मान लीजिए, 50 भी मान लीजिए, ठीक है। 50 50 50 टोटल कितने हो गए? 150। तो यहाँ पूरे गांव का, जब पूरे गांव में आया तो एक घर का ये आय क्या निकल के आया? 150 आया। मतलब यही व्यक्ति 3 व्यक्ति जो है, अगर यही 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति जो है बाहर जाकर कमाने लगे, मान लीजिए पटना, कहाँ? पटना। अब जब पटना कमाने लगे तो मान लीजिए वहाँ भी 50-50 रुपया कमा रहे, 50-50 2 व्यक्ति। तो बताइए यहाँ कितना हुए? 100। यहाँ कितना हुए? 100। तो बताइए जब पटना का जब गणना किया जाएगा तो ये भी दोनों व्यक्ति शामिल हो जाएंगे कि नहीं? व्यक्ति देखो 2 बार गिना है कि नहीं? एक गांव में गिना गया, ठीक है, एक शहर पटना जाकर कमाए तो वहाँ भी गिना गया, तो दोनों जगह गिना गया ना। इसलिए ये व्यक्तियों की संख्या यहाँ भी जुड़ा ना। जब गांव में आता तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इतने फैमिली हैं, बोलते हैं कि नहीं। और बाहर में जब जाते हैं तो वहाँ भी तो बोला जाता है, वहाँ भी 2 बार गणना हो गया। इससे जो है सही आंकड़ा मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। वही बोला गया दोहरी गणना की संभावना, मतलब 2 बार गिन लिया जाता है एक ही व्यक्ति को, ठीक है। अगला लिखिएगा, जिससे वास्तविक आय से अधिक आय प्राप्त हो जाता है। यहाँ बताइए जोड़कर कितना आया? 150। यहाँ जोड़ दीजिएगा 200। यही जुटा तो यही वाला इनकम ना, एक ही घर का ना ये गन्ना वाला जुट गया, ठीक है। तो 150 प्लस यहाँ जो 100 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो जोड़ दीजिए, 250 हो गया। तो दोहरी गणना की संभावना यहाँ पे हो गया, मतलब एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया जाता है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा मूल्यों को मापने में कठिनाइयाँ। तीसरा लिखिएगा मूल्यों को मापने में कठिनाइयाँ। इसमें लिखिएगा देश के सभी बाजारों में एक ही वस्तु का दाम, देश के सभी बाजारों में एक ही वस्तु का दाम या मूल्य अलग अलग होता है। देश के सभी बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य या दाम अलग अलग होता है, क्योंकि विक्रेता वस्तु पर कर, भाड़ा तथा मुनाफा जोड़ देता है। क्योंकि विक्रेता वस्तु पर कर, भाड़ा और क्या? मुनाफा क्या कर देता है? जोड़ देता है, जिससे वस्तु का दाम विभिन्न बाजारों में अलग अलग हो जाता है। जिससे वस्तु का दाम विभिन्न बाजारों में अलग अलग हो जाता है। इसलिए मूल्यों को मापने में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सामना करना पड़ता है। इसलिए मूल्यों के मापने में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सामना करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ऐसे लिखिएगा। इसलिए मूल्यों को मापने में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिख लिए? एक बार फिर से मिला लीजिएगा। देश के सभी बाजारों में एक ही वस्तु का दाम या मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि विक्रेता वस्तु पर क्या कर देता है? कर, भाड़ा और मुनाफा क्या कर देता है? जोड़ देता है, जिससे एक ही वस्तु का दाम विभिन्न बाजारों में अलग अलग हो जाता है। इसलिए मूल्यों को मापने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये हो गया आपका मूल्यों को मापने में कठिनाई है। जैसे समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। हम मान लिया जाए ये मार्कर जो है हम 30 रुपये में खरीद के लाए हैं,
कितना रुपया में? 30 रुपया। एक दुकानदार से गए और ये मार्कर कितना में खरीद कर लाए? 30 रुपया में खरीद कर लाए। तो बताइए ये वस्तु मान लिया जाए मार्कर जो है क्या ये 30 रुपया में बिकेगा हर एक जगह पे? नहीं ना, अलग अलग बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि जो दुकानदार वाला जो ला के दिया हमको इस पर क्या क्या जोड़ा है? तो कर जोड़ा है, टैक्स जोड़ा है, मुनाफा जोड़ा है, और क्या जोड़ा है? भाड़ा जोड़ा है। इसलिए ये इसका दाम कितना है? 30 रुपया है। लेकिन अगर ये जहाँ पे बन रहा है या इस जहाँ पे बनता है उसके नज़दीकी पर जाइएगा, नज़दीक मतलब आसपास जाइएगा, तो बताइए 30 रुपये मिलेगा? नहीं। कितना में? मान लिया जाए मैक्सिमम 15 या 20 रुपये में देगा। ठीक है, तो ये हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वस्तु तो एक ही है कि वस्तु अलग हो गया? नहीं ना, वस्तु एक ही है लेकिन वस्तु का मूल्य जो है क्या क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसलिए अलग क्यों हुआ? क्योंकि जो दुकानदार वाला, जो विक्रेता, जो बेचने वाला होता है, किसी वस्तु पर क्या जोड़ देता है? कर, मुनाफा और भाड़ा। हर एक वस्तु जो भी विक्रेता जो है हर एक वस्तु पर ये सब चीज़ जो है जोड़ते हैं, कर, मुनाफा और भाड़ा। तभी ना जाकर वस्तु का दाम जो है अपने वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य हो जाता है। ठीक है, इसलिए मूल्यों को मापने क्या होता है? कठिनाई होता है। किसको कठिनाई होता है? तो CSO को, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए ये तीनों हो गया। राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाई को लिख दीजिएगा ना। पहला क्या था? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्यों के मापने में कठिनाई। चलिए ये आपका खत्म हो गया। लिखिए, इसके बाद हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिएगा विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का भूमिका। विकास में प्रति व्यक्ति आय, विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का भूमिका। विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय की भूमिका। विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय की क्या भूमिका? लिखिएगा इसका आंसर। लिखिएगा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। आंसर में लिखिएगा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास का सबसे अच्छा मापदंड है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास का सबसे अच्छा मापदंड है। सबसे अच्छा मापदंड है। और विकास का सही स्थिति का पता करने के लिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से ज्ञात किया जाता है। विकास का सही स्थिति का पता करने के लिए प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय से ज्ञात किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और क्या? राष्ट्रीय आय से ज्ञात किया जाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, वह देश या वह राष्ट्र क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, वह राष्ट्र या वह देश विकसित कहलाता है। तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होता है,
कम होता है वह देश क्या कहलाता है? विकासशील कहलाता है। इसलिए जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होगा वह देश क्या कहलाएगा? बताइए। कम रहेगा तो विकासशील बोलना है और अधिक रहेगा तो विकसित बोलना है। ठीक है, चलिए पॉइंट बना के लिखिए। पॉइंट बना के लिखना है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय विकास के साथ सीधा संबंध है। लिखिएगा पॉइंट में, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय विकास के साथ सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है और आय बढ़ने से तीव्र गति से विकास होता है। और आय बढ़ने से तीव्र गति से क्या होगा? विकास होगा। अच्छा बताओ, हर एक प्रति व्यक्ति आय को अगर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति बढ़ा दिया जाए, प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्तियों का जो है इनकम का चेक कर दिया जाए, बढ़ा दिया, हर एक व्यक्तियों को जोड़ कर ही ना राष्ट्रीय आय निकाला जाता है कि नहीं? अगर हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दे तो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो ये दोनों के बीच क्या है? सीधा संबंध है। अगर कहा जाए कि प्रति व्यक्ति आय हर एक व्यक्ति का अगर बढ़ा दे तो टोटल जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। इसलिए दोनों का क्या, अब राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगा तो बताइए देश में विकास होगा कि नहीं होगा? इनकम में वहाँ का बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक विकास होगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय विकास के साथ क्या है? सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने से तीव्र गति से क्या होता है? विकास होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। उत्पादन में वृद्धि होती है, जितना उत्पादन होगा जितना लोग वहाँ काम करने जाएंगे तो रोजगार मिलेगा। लिखिएगा, उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए तथा, उसमें लिखिएगा तथा श्रमिकों को आय बढ़ने से, श्रमिक मतलब मजदूर, ठीक है, तथा श्रमिकों को या मजदूरों को आय बढ़ने से उसका जीवन स्तर पहले के अपेक्षा जीवन स्तर में विकास होता है या समृद्ध होता है। विकास होता है, सीधा लिखिए, विकास होता है। पहले के अपेक्षा जीवन स्तर में क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, अगर श्रमिकों का राष्ट्रीय आय कैसे कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। मजदूरों को राष्ट्रीय आय कैसे किया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो पहले के अपेक्षा कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ही, होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए लिखिएगा, ये तो लिखा दिए, पॉइंट में लिखाए होंगे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1868 ईस्वी में। इनका पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं पुस्तक में बताए थे। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी कितना रुपये का प्रति व्यक्ति निकाले थे? 20 रुपया का प्रति व्यक्ति। एक वर्ष में 20 रुपया कमाता है हर व्यक्ति। ठीक है, फिर ये लिखा है कि दादा भाई नौरोजी का जन्म, नहीं लिख लीजिएगा ऐसे, फिर कल लिखा चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिएगा पॉइंट बनाकर, दादा भाई नौरोजी का जन्म, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में हुआ था। 4 सितंबर
1825 ईस्वी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 30 जून 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका जो दूसरा चैप्टर जो है, क्या था दूसरा चैप्टर बताइए? राज्य एवं राष्ट्र क्या है। यहाँ पे आपको समाप्त होता है। फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।